नमस्कार सभी को। अ, आज जो अभी तक हम 3 वीडियो अपने चैनल पे रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो उसी का आज हिंदी वर्जन हम करने जा रहे हैं। और ये है जो मेरे साथियों के लिए, स्पेशल साथियों की डिमांड पे आज कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम मैं हिंदी में और हिंदी में माध्यम के अन्य जो दर्शक हैं उनके लिए हम कार्य कर सके। तो हमने अपनी जो पहली यूनिट है समष्टि अर्थशास्त्र से परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी पहली यूनिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंध, तो उसमें हम ये 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। 3 टॉपिक में जो है हमारा पहला है जनरल एग्रीगेट्स है, जिसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और कैसे इनकी एप्लीकेशंस यूज होती हैं आगे जाके जब हम इंडियन इकोनॉमी को डील करते हैं। उसके बाद इसमें आएगा चक्रीय प्रवाह, जिसको हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के नाम से जानते हैं, कि किस प्रकार से प्रोडक्शन करते हुए और राष्ट्रीय आय के विभिन्न चरणों में जो हमारी आय है वो किस प्रकार से घूमती है, पैसा एक दूसरे की जगह से सर्कुलेट होता है। और इसमें तीसरा हमारा रहेगा इंपॉर्टेंट नेशनल आय, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, जिसमें हम आगे फिर फर्दर राष्ट्रीय आय को 2 भाग में हम पढ़ेंगे। एग्रीगेट्स, जिसको हम रिलेटेड एग्रीगेट्स बोलते हैं, और उसके बाद है हमारा मेजरिंग मेथड्स यानी मापन विधियां। तो इसमें शुरू करते हैं हम, और पहला अपना लेते हैं जनरल एग्रीगेट्स, जिसमें हम बात करेंगे अपना माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल के बारे में। ये कर लिया इतना नोट, कर ले इसके थोड़ी सी हिस्ट्री भी जब इस चैप्टर को करेंगे तो इसकी थोड़ी सी, क्योंकि प्री पोस्ट इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस की जो हिस्ट्री है, दादा भाई नरोजी का, वीआर के वी राव का और गडगिल कमेटी का क्या रोल था, फिर सीएसओ एनएसओ और फिर कंबाइन करके जो सीएसओ और एनएसएसओ को कंबाइन करके जब 2019 में मर्ज किया गया तो एनएसओ जो बनी है, इंस्टीट्यूट बनी है, वो जो काउंट करता है, तो उसके बारे में हम ये करेंगे। लेकिन मेजरिंग मेथड की बात करें तो मेजर 3 तरीके से किया जाता है, उत्पादन विधि से, खर्च विधि से, आय विधि से और खर्च विधि से। इसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। उत्पादन विधि का जो कॉमन नेम है जो हमारी बुक्स में मिलता है, उसको मूल्य वृद्धि पद्धति बोला जाता है। आय विधि इनकम मेथड हो गया हमारा, और खर्च विधि एक्सपेंडिचर मेथड। क्लास 12th के लिए यहां से इन मेथड के साथ साथ न्यूमेरिकल भी होते हैं, लेकिन यूपीएससी और पीसीएस के लिए यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं आता है। लेकिन उन न्यूमेरिकल से जो इन तीनों विधि में जो फॉर्मूले होते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, जो हमारी उत्पादन विधि है, उत्पादन विधि में जो हमारा जर्नली बनता है जीवीए बनता है एट एमपी, जो कि बराबर होता है जीडीपी एट एमपी पे। ठीक है, अभी बेशक से ना लिखो इसको, सिर्फ एक समझाने के लिए कि यहाँ पे क्यों आगे हमने पढ़ना है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला क्वेश्चन बनते हैं हमारे, वो इस तरह से बनते हैं कि कोई एक फॉर्मूला दे दिया जाएगा, सपोज करो कि आपको दे दिया जीडीपी एट एफसी दे दिया, इसको आपको राष्ट्रीय आय में बदलने के लिए आपको क्या घटा क्या जोड़ करना पड़ेगा। जो राष्ट्रीय आय होती है, जिसको नेशनल इनकम हम बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है एनएनपी एफसी। तो यहां से यहां तक जाने के लिए हम इसमें कुछ चरों को घटाते हैं। जो एग्रीगेट हम यहां पढ़ेंगे ना नेशनल इनकम के, उनमें जैसे डेप्रिसिएशन है, एनएफआईए है, एनआईटी है, उनको यहां से जोड़ घटा गुना भाग करके यहां से यहां तक पहुंचा जाता है। तो उसको हम यहाँ पे मेजरिंग मेथड में उनको यूज करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, तो तीनों में अलग अलग चीजों को जोड़ा जाता है और अलग अलग चीजों को घटाया के हम
यहां तक पहुंचते हैं। राष्ट्रीय आय बेसिकली हमारी जो है वो ये फॉर्मूला है कि हमें यहां तक पहुंचना है। जो भी इस मेथड से कुछ और आउटपुट आएगा, इससे कुछ और आएगा, इससे कुछ और आएगा, तो इन तीनों से यहां तक पहुंचने के लिए कुछ हम जुना घटाएंगे, जोड़ेंगे, तो यहां तक आएंगे। ये इसमें बेसिकली मेजरिंग मेथड में हमें करना है। ये था जनरल एक इंट्रोडक्शन की हमने पहली यूनिट, ये यूनिट का नाम ही है पहले इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये पहली यूनिट है हमारी यूपीएससी और पीसीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हम पीवाईक्यू में कर रहे हैं। तो उसमें ये 3 सब टॉपिक है, आगे सब टॉपिक कह लो या इनको मेन टॉपिक कह लो, इन पे चलते हैं। क्वेश्चन जो ज्यादा उठते हैं हमारे यहां से उठेंगे, यहां से उठेंगे। क्वेश्चन इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए है चक्रीय प्रवाह हमारा, क्योंकि चक्रीय प्रवाह के बिना हमारी राष्ट्रीय आय नहीं हो सकती। हालांकि स्कूल लेवल पे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रही है सीबीएसई में, उसमें चैप्टर एलिमिनेट ही कर दिया है या बहुत थोड़ा दे रखा है। सिर्फ एक सर्कुलर फ्लो की डेफिनेशन दे दी, सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी दे दिया कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में कैसे सर्कुलर फ्लो काम करेगा, जबकि बेसिक बहुत सारा इसमें खत्म कर दिया है, और जो कि बहुत एक नेगेटिव पॉइंट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस माइक्रो इकोनॉमिक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, और इसको बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है जी, याद रखने के लिए मैंने एक निमोनिक्स बना रखा था अपने लिए। इसमें सम आता है, सम का मतलब सभी, सभी की बात करेंगे तो बड़े लेवल पे बात करेंगे, वह मतलब व्यक्ति, व्यक्ति बात करेंगे तो छोटे लेवल पे बात करेंगे। व्यष्टि मीन्स माइक्रो, समष्टि मीन्स मैक्रो। मैंने इसे निमोनिक से याद रखा था ये, बाकी मैक्रो और वो हिंदी जैसे याद रखना चाहो अब वैसे याद रख सकते हो। व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो देखो, यह वो ब्रांच है अर्थशास्त्र की जो किसके बारे में बात कर रही है, व्यक्तिगत इकाई के बारे में बात करती है। ये व्यक्तिगत इकाई, अब व्यक्तिगत इकाई क्या हो सकती है, एक उपभोक्ता हो सकता है, एक कोई फर्म हो सकती है जिसके बारे में बात किया जाता है। जैसे मूल्य निर्धारण करना है किसी एक, हम कोई कंपनी है, मार्कर बनाने वाली कंपनी हूं मैं, तो मैं अपने प्रोडक्ट का क्या मूल्य मार्केट में बेचना चाह रही हूँ, वो जो चीज डिसाइड करी जाएगी वो इस लेवल पे डिसाइड करी जाएगी। और उसके जो कारक होंगे, जिसमें जैसे डिमांड सप्लाई की बात कर ले हम, या फिर कॉस्ट की बात कर ले, रेवेन्यू की बात कर ले, ये सब हम बात करेंगे इसमें। और समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो ये संपूर्ण के बारे में बात करता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमी एज होल। अर्थव्यवस्था संपूर्ण के बारे में मतलब यहां कौन से वेरिएबल के बारे में बात करेंगे हम, जो पूरे देश को प्रभावित करने वाले होंगे। जैसे कि बात करी हमने महंगाई, अगर महंगाई बढ़ती है आपको या मुझे प्रभावित नहीं करेगी बल्कि पूरे देश को प्रभावित करेगी। बेरोजगारी, बेरोजगारी खाली आपकी या मेरे से संबंधित नहीं है। बेरोजगारी की जब भी बात करी जाती है तो किसी राज्य या पूरे देश के बारे में बात की जा सकती है कि हरियाणा में बेरोजगारी की दर क्या है, या रोजगारी की दर क्या है हरियाणा में, भारत में रोजगारी की दर या बेरोजगारी की दर क्या है, कितने प्रतिशत लोग हैं जो बेरोजगार हैं। तो आगे वो बेरोजगार को काउंट करने का तरीका हम आगे वाली यूनिट में डिस्कस करेंगे, कि जहां पे लेबर फोर्स और वर्किंग फोर्स का डिफरेंस जानेंगे, टोटल जनसंख्या से भाग करेंगे, तो वो चीज आगे निकालेंगे। लेकिन ये पढ़ी इस ब्रांच में जाती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और इसमें एक इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन एक हमने पढ़ा है, जिसको हम मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति भी इसी का एक मेजर पार्ट है, और ये टॉपिक ऐसा है जो हमें इसी उसमें नेशनल
इनकम के साथ ही आगे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नेशनल इनकम से हम नेशनल इनकम के जब कंप्लीट करते हुए हम जीडीपी डिप्लेटर में जाएंगे। जीडीपी डिप्लेटर जो है वो इसी के साथ काम करता है, और इसके साथ ही हम इंडेक्स प्राइस जो इंडेक्स होते हैं हमारे सीपीआई, डब्ल्यूपीआई और कंबाइंड प्राइस इंडेक्स, वो भी हम इसी के साथ यानी नेशनल इनकम के साथ ही उसको खत्म करके चलेंगे, इसमें है। तो यहां से मेजर मोटा मोटा डिफरेंस ये जो था कि अर्थशास्त्र एक कंबाइंड सब्जेक्ट है, विषय है। उस विषय को दो ब्रांचेस में बांट रखा है हमने, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब जो यहां से इन दोनों से एक क्वेश्चन जो पूछे जाने की उम्मीद होती है वो है कि ये जो चीज थी डिफाइन करने वाले कौन थे? ये थे रैगनर फ्रिक्स। बताता हूं, एक मिनट। इन्होंने 1933 में ये टर्म कॉइन करी थी। इन्होंने ना मैक्रो माइक्रो नहीं, इन्होंने माइक्रो और माइक्रो को अलग अलग बताया था कि भाई इकोनॉमिक्स आप इकट्ठी नहीं पढ़ सकते। इकोनॉमिक्स में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको छोटे लेवल पे पढ़नी पड़ेंगी, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको बड़े लेवल पे पढ़नी पड़ेगी। तो वो रैगनर फ्रिक्स थे, नॉर्वे से थे। हाँ, डिफाइन कह लो या कॉइंड कह लो, मतलब टर्म को बताया था, लेके आए थे। ये इकोनॉमिक्स थे नॉर्वे के से। 1933 में इनका एक कॉन्सेप्ट आई थी, उसके बाद 1960 रैगनर फ्रिक्स नॉर्वे के रहने वाले थे। ये नॉर्वेन इकोनॉमिक्स बोलते हैं इसको। ये एसएससी वगैरह में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जो मैंने पुराने क्वेश्चन करे हैं उसमें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स को पॉइंट किसने किया था। यूपीएससी में अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बट स्टेट पीसीएस और एसएससी में क्वेश्चन था ये। अब वो क्योंकि स्टेट पीसीएस का तो तुम्हें पता है कि कैसे वो है, कितना लेवल है, कौन सा स्टेट किस हिसाब से पूछ लेता है। फैक्चुअल नॉलेज है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, फैक्चुअली है। और वैसे भी हम इकोनॉमिक्स में आपको पता ही है कि जो हमारा 35% है सिर्फ वही स्टैटिक है, बाकी तो सारा जो आएगा वो करंट अफेयर ही आता है लगभग, जो 65% है। लेकिन ये 35% वो जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो करंट अफेयर एनालाइज करने के लिए हमें ये हमारे कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। हो गया डन ये इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। देखो, अर्थशास्त्र और इकोनॉमी में डिफरेंस जानने का जो है, या क्यों जानने की जरूरत क्या है। अर्थशास्त्र हमें पता है क्या है, अर्थशास्त्र है जो सीमित जो साधन है हमारे, भाई हिंदी देख लेना, मेरी स्पेलिंग लिखने में गड़बड़ हो जाती है। सीमित संसाधनों का प्रयोग जो है वो किसके लिए करना है? असीमित इच्छाओं के लिए। एग्जाम्पल के लिए बात कर लूं, मेरे पास है जेब में 100 रुपए, ठीक है। अब इससे मेरे पास 3 ऑप्शन आ गए। मैं एक बुक खरीद सकता हूं, बर्गर खरीद सकता हूं, ठीक है, मूवी देखने जा सकता हूं। अब यहां पे जो है साधन मेरे हैं लिमिटेड है साधन, और ऑप्शन है मेरे पास 3, यानी कि इच्छाएं हैं मेरी 3। पॉसिबल तो ये हो सकता था कि मैं बर्गर भी खा लूं, किताब भी ले लूं और मूवी भी देख लूं, लेकिन रिस्ट्रिक्ट मैं कहां कर दिया? इस चीज ने कर दिया, यानी इस संसाधन ने मेरे को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब मुझे ऐसा अल्टरनेट देखना है कि जिससे मैं इस 100 रुपीज से मैक्सिमम जिससे मेरी सेटिस्फेक्शन हो सकती है, या जिसकी मेरे को लगे कि वैल्यू मेरे लिए ज्यादा होगी, यूटिलिटी जिससे ज्यादा होगी, मैं वो चीज से ऑप्ट करूंगा। यही जो है हमारी इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है कि किस प्रकार से सीमित संसाधनों का प्रयोग करके असीमित इच्छाओं को सेटिस्फाई करना है हमें। या अगर इसकी डेफिनेशन वाइज कहूं, मैं लिख लो, डेफिनेशन लिखवा भी देता हूं। नो, अर्थशास्त्र यह बताता है कि अर्थशास्त्र यह बताता है कि लोग, सरकार और संस्थाएं
और संस्थाएं, संस्थाएं के बाद ऐसे करके और नीचे से लिख लेना, संसाधनों और वस्तुओं का, संसाधनों और वस्तुओं का उपयोग कैसे करती है। संसाधनों और वस्तुओं का उपयोग कैसे करती है। एक बड़े फेमस इकोनॉमिक्स हुए हैं एडम स्मिथ, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है, एडम स्मिथ। उन्होंने एक डेफिनेशन दी है अर्थशास्त्र की, या इसको लिख लो, एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन के उत्पादन, धन के उत्पादन, वितरण, उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंधित विषय है, संबंधित विषय है। मतलब वही तीन चीजें घूम के आ रही हैं, और यही इकोनॉमिक्स में तीन चीजें, इन्हीं के चारों तरफ ये कह सकते हो कि आप इसको, बेस पॉइंट यही है हमारे अर्थशास्त्र का, अर्थव्यवस्था का, कि इन्हीं तीन चीजों के खिलाफ इर्द गिर्द हमारी पूरी इकोनॉमी घूमती है, उत्पादन, वितरण और उपभोग। किस प्रकार से किसी प्रोडक्शन का उत्पादन किया जाएगा, फिर उसके बाद उसका जो आउटपुट है उसको कैसे वितरित करना है, और फिर उसका उपभोग का होगा। यही हम आगे सर्कुलर फ्लो में भी पढ़ेंगे कि इन्हीं तीनों का प्रयोग करके हमने कैसे चीजों को यूटिलाइज किया है। ठीक, डन यहां तक। अब बात कर लेते हैं हम अर्थव्यवस्था की। यहां हमने अभी तक थ्योरी पढ़ी है, इकोनॉमिक्स में हमने ये थ्योरी पढ़ी कि किस तरह से मैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को अल्टरनेट यूज करके अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करूंगा। लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकली होते हुए देख रहे हैं, क्या समझे, कि जब प्रैक्टिकल सेंस में देख रहे हैं हम इसको, किसका, अर्थशास्त्र का जो प्रैक्टिकल है वो हमारा कहलाएगा अर्थव्यवस्था। या इसकी एग्जांपल में, सॉरी, डेफिनेशन लिख लो, किसी देश में विद्यमान, किसी देश में विद्यमान वह संगठित व्यवस्था, वह संगठित व्यवस्था जिसके अंतर्गत उत्पादन, वितरण, विनिमय एवं उपभोग, बताता हूं विनिमय का मतलब, एक बार लिख लो, विनिमय और उपभोग से संबंधित, विनिमय एवं उपभोग से संबंधित सभी आर्थिक गतिविधियां, सभी आर्थिक गतिविधियां संचालित होती हैं। डन हो गया।
देखो, उत्पादन, वितरण और उपभोग के बारे में हमने यहाँ पढ़ा है, लेकिन प्रैक्टिकल में जब हम उसको आएंगे अर्थव्यवस्था में, उत्पादन हमें समझ में आता है कि किसी चीज का प्रोडक्शन करना है, वितरण डिस्ट्रीब्यूट करना है, विनिमय जो है एक्सचेंज के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। विनिमय होता है वैसे यार, इन्वेस्टमेंट होता है नहीं, एक्सचेंज। हम्म एक्सचेंज यहाँ पे आप बात करोगे, आप हमने एक चीज पढ़ी होगी, थोड़ा सा याद करना, अगर 10th थोड़ा दिमाग देना, एक सीसी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा होगा आपने, या इसको वस्तु विनिमय प्रणाली सुना है? यस, बार्टर सिस्टम। वस्तु विनिमय प्रणाली में हम पहले क्या करते थे, वस्तु के बदले वस्तु ले रहे थे, या सेवाओं के बदले वस्तु ले रहे थे, या वस्तु के बदले सेवाएं ले रहे थे। लेकिन मॉडर्न डे में वस्तु के बदले वस्तु नहीं होती, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी एक्सचेंज करनी होती हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज है हमारी, जहां पे स्टॉक की ट्रेडिंग होती है, डे बाय डे होती है, डे ट्रेडिंग है, वो भी हमारी अर्थव्यवस्था का एक पार्ट है। बैंक है, बैंक से हमने पैसा दिया, पैसा लिया, मतलब लोन दिया, सॉरी सेविंग रखी, लोन ले लिया, लोन रिटर्न किया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो ये सब आएगा विनिमय में। विनिमय का मतलब है एक्सचेंज। एक्सचेंज, अब यहाँ पे मॉडर्न डे में एक्सचेंज क्या है, एक्सचेंज से रिलेटेड है हमारी जो जोखिम बाजार है हमारा, जिसको स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। पॉज कर ले। अर्थव्यवस्था के प्रकार, अब प्रकार बहुत सारे हैं अर्थव्यवस्थाओं के, लेकिन हम मोटा मोटी चार प्रकार कर रहे हैं जो हमारे काम के हैं। सबसे पहला है नियंत्रण। नियंत्रण के आधार पे। दूसरा हम बात करेंगे विकास के आधार पे। तीसरा हम बात करेंगे वैश्विक। रिश्तों के आधार पे। और चौथा हम बात करेंगे क्षेत्रों के आधार पर। ठीक है, ये चार तरीके की अर्थव्यवस्था आमतौर पर देखी जाती हैं कि किस प्रकार की हमारी अर्थव्यवस्था है। अब सबसे पहले बात करें अगर नियंत्रण के आधार पे, नियंत्रण के आधार पे ये अर्थव्यवस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं हमारी। सबसे पहला है पूंजीवादी, फिर है समाजवादी, मिश्रित। विकास के आधार पे भी तीन प्रकार की होती है हमारी। विकास के आधार पे भी हम तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। सबसे पहले आती है विकसित, फिर आती है विकासशील, और अविकसित। नहीं, अविकसित गलत होगा, बल्कि अंडर डेवलप को क्या कहेंगे? अंडर डेवलप कर लेना भाई, हिंदी में प्रॉपर वर्ड क्या है? अविकसित है या अर्ध विकसित है, क्या बोलते हैं इसको? एक बार या तो चेक कर लो प्लीज। वैश्विक रिश्तों के हिसाब से हमारी अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है। खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था।
क्षेत्र के हिसाब से हम बात करते हैं हमारी कृषि आधारित, फिर है उद्योग आधारित, सेवा आधारित। ठीक है, ये अर्थव्यवस्थाओं के चार मुख्य प्रकार हैं और चार के बाद ही कुछ ऐसे सब प्रकार हैं जो कि डिफाइन करता है अर्थव्यवस्था का। कुछ इसमें से ऐसी अर्थव्यवस्था हैं जो अपने आप नाम से ही आप लोगों को समझ में आ जाएंगी कि इस अर्थव्यवस्था में क्या रहा होगा। फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं इनको। चाहे लिख कहोगे तो डेफिनेशन लिखवा दूंगा, अगर अपनी भाषा में लिखना चाहो तो अपनी भाषा में, कुछ इनमें ज्यादा मोटा मोटी है नहीं, सिर्फ समझने वाली चीज है ये। देखो, सबसे पहले बात करें नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब है कि कंट्रोल, अर्थव्यवस्था पे कंट्रोल कैसा है। सबसे पहले बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बोलते हैं। इसमें नाम से ही जाहिर है पूंजीवाद है। पूंजीवाद का मतलब हमें पता ही है क्या है। पूंजीवाद में जहां पे जो संसाधन है, उत्पादन करने के संसाधन है, वो कुछ हाथों में होंगे और जो मुख्य उद्देश्य होगा उनका वो होगा लाभ अत्यधिक कमाना या अधिक से अधिक लाभ कमाना। इसको इसीलिए ऐसे डिफाइन में सिंपल लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे उत्पादन कारकों पर नियंत्रण जो है वो कुछ व्यक्ति या कुछ समूह के हाथ में, निजी समूह के हाथ में होता है और इनका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो लाभ कमाना होता है केवल। लिख लो चलो। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के संसाधनों, उत्पादन के संसाधनों पर नियंत्रण किसी निजी समूह अथवा किसी निजी समूह अथवा व्यक्ति का होता है और इस अर्थव्यवस्था में मुख्य उद्देश्य केवल लाभ अधिकता होता है। लाभ अधिकता होता है। उदाहरण के लिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो कि उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था भी है। यहां हम कनेक्ट करेंगे आगे इन चीजों को जाके, जो चारों जो अर्थव्यवस्था के प्रकार लिखे हैं ना हमने, ये चारों एक जगह जाके इंटरकनेक्ट करेंगी, वो आगे समझाऊंगा। अभी सिर्फ इतना लिख लो कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था भी है, जहां पर उत्पादन सीमित व्यक्तियों तक है, के हाथ में है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लेना, इसमें रह गया था, इस अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता या हस्तक्षेप नहीं होता। नियंत्रण तो गलत हो जाएगा, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इस अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। चिराग भाई कहाँ रह गया, छूट गया क्या कुछ बीच से? चले अगली डिस्कस करें।
समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में बेसिकली इसका पूंजीवादी का टोटली उलट कर सकते हैं हम। यहाँ पे जो उत्पादन के जो संसाधन थे वो कुछ लोगों के हाथ में थे, यहाँ पे सरकार के हाथ में होगा। और सरकार का जो उद्देश्य है वो सबके लिए, सबका साथ सबका विकास वाली नीति पे चलती है। इसके एग्जाम्पल अगर समाजवादी का एग्जाम्पल लें तो मार्क्सिज्म था, जो मार्क्सवादी था, जो यूएसएसआर की इकोनॉमी में था। 1991 से पहले की बात है। जो यूएसएसआर सोवियत यूनियन की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। समाजवादी अर्थव्यवस्था की डेफिनेशन लिख लो, उससे समझ में आ जाएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन संसाधनों पर नियंत्रण, किसी समुदाय अथवा सरकार का होता है। इस अर्थव्यवस्था में संसाधनों का वितरण एक समान किया जाता है, मतलब सभी के बीच में एक समान किया जाता है, और सरकार पूरी तरह से नियंत्रण रखती है। पूरी तरह से नियंत्रण रखती है। नहीं, यूएसएसआर में तो साम्यवाद नहीं था। साम्यवाद का अर्थ क्या था कि जिसके पास जितना है सबको मिलना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात कही गई थी साम्यवाद में। साम्यवाद में भी वही है, दोनों में सेम है, बट उसमें साम्यवाद में कहते हैं कि पब्लिक को सम्मिलित नहीं किया जाता, लेकिन समाजवाद में सम्मिलित किया जाता। नहीं नहीं, हाँ हाँ, साम्यवाद में जब आप हिंसा मिला दोगे, समाजवाद में जब आप हिंसा मिला दोगे तो साम्यवाद बनेगा। मतलब हम अपनी नीतियों को जनता के अंदर मतलब हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। समाजवादी को हमने यहाँ इस पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा है कि जो भी रिसोर्सेज हैं देश में उन पे सबका अधिकार है। कोई भी चीज अगर देश में उत्पादन करी जा रही है तो वो सबको मिलनी चाहिए। जितने भी देश के रिसोर्सेज हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उन पे सबका अधिकार होना चाहिए। और इसमें सरकार क्या रोल प्ले करती है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का रोल प्ले करती है कि मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे, उनका समान वितरण के लिए सरकार जिम्मेवार है। इसलिए यहां पे जो सरकार है वो पूरा नियंत्रण रखती है अपना रिसोर्सेज के ऊपर। इसके बाद बात करते हैं हम मिश्रित अर्थव्यवस्था पे। इसमें हम कह सकते हैं कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों एग्जिस्ट करती हैं 50% प्लस 50% के रूप में। नॉट एग्जैक्टली 50%, वो डिपेंड करता है कि किस देश में कौन सी इकोनॉमी के ज्यादा गुण है, लेकिन हाँ दोनों पैरेलली एक साथ काम कर रही हैं। इसकी डेफिनेशन भी लिख लो। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सरकार निर्णय लेती है जहां सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सरकार निर्णय लेती है और व्यक्तिगत अथवा
उद्योगों के लिए, व्यक्तिगत तथा उद्योगों के लिए, यानी इंडिविजुअल और फर्म के लिए, उद्योगों के लिए उद्योगपति निर्णय करते हैं। अन्य शब्दों में, जहां सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र सहभागिता के साथ कार्य करते हैं, सहभागिता के साथ कार्य करते हैं, और सरकार बाजार पर सीमित नियंत्रण रखती है। पूरा नियंत्रण नहीं होता, मतलब आप रेट को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। यहां पे अगर मान लो बात करें कंपटीशन की, कि दो फर्म है, एक मैं और एक दूसरी फर्म और है, हम दोनों सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं मार्केट में, दूसरे ने अपना रेट बढ़ाया तो मैंने भी अपना रेट बढ़ा दिया। कहां तक जा सकता है ये रेट? एक लिमिट तक सीज कर देती है, सीलिंग लगा देती है गवर्नमेंट कि इससे ज्यादा रेट नहीं जाएगा। जैसे अनाज के बारे में बात करते हैं, जो पीडीएस होते हैं हमारे, जो डिपो धारक होते हैं, उनको ये एक लिमिट होती है कि वो इस रेट से ज्यादा नहीं बेच सकते। या जो भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं उस पर एक एमआरपी लिखा होता है। एमआरपी का मतलब है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो सील कर दिया। अब कोई ऐसा क्या पॉसिबल है कि एमआरपी से ज्यादा बेचे? अगर एमआरपी से ज्यादा बेचते तो हमारे पास कंज्यूमर फॉर्म और इतने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं हम जहां पे कंप्लेंट डाल सकते हैं उसकी। तो सरकार का एक नियंत्रण, एक लिमिट तक नियंत्रण है ना, मतलब कि भाई इतना ही है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हर किसी के घर में जाके भाई तू 10 रुपए की चीज को 12 रुपए में क्यों बेच रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को या ऐसी अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, एक तो अपना ही देश है भारत में हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो करते हैं, और दूसरा है इंग्लैंड जिसके अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था फॉलो की जाती है। अच्छा, रशिया के अंदर अब जो मॉडर्न टाइम में जो रशिया है, इसके अंदर कौन सी अर्थव्यवस्था काम करे, समाजवादी ही है या मिश्रित अर्थव्यवस्था? देखो अभी डिफाइन करना मुश्किल है, क्योंकि वहां पे आज भी अगर रेशियो के बारे में बात करें तो 70% पूंजीवादी है और 30% साम्यवादी है, समाजवादी है, सॉरी। सेम चाइना की भी कंडीशन है, लिखता तो चाइना भी रिपब्लिक ऑफ चाइना है, गणतंत्र चीन है, लेकिन क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को एग्जिस्ट करते हैं वो। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऐसा नहीं है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था, कोई भी गलत नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपके देश में रिसोर्सेज कैसे हैं और उन रिसोर्सेज को आप किस प्रकार से यूज कर रहे हो। अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें और हिस्ट्री के टाइम में जाए, मोनार्की थी जहां पे जब राजा एक राज करता था, तो वो भी तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी ना, एक हिसाब से कि उत्पादन का डिसीजन तो कुछ लोगों के हाथ में था। राजा जो चाहेगा उत्पादन तो वही होगा, लेकिन वो राजा जो उत्पादन जो चाहता था वही करता था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट सब में करता था। ठीक, अब आ जाओ विकास के आधार पे हम अर्थव्यवस्थाओं का प्रकार को बांटते हैं। सबसे पहली है विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था की मतलब अगर मैं ट्रेड के बारे में बात करूं तो यहां पे क्या कर सकते हैं, अधिक प्रति व्यक्ति आय होगी, अधिक प्रति व्यक्ति आय होगी, तो ये उद्योग आधारित भी होगी। मैंने बताया था कि ये तीनों अर्थव्यवस्था एक जगह जाके लिंकअप करेंगी, वो आगे हम इसमें डिस्कस कर लेंगे कि कैसे लिंकअप कर रही है। ठीक है, विकसित के कुछ फीचर हैं।
उच्च प्रति व्यक्ति आय होगी, उद्योग आधारित होगी। उसके बाद है जहां पे जो लाइफ इंडेक्स है, लाइफ डेवलपमेंट इंडेक्स है, जैसे हेल्थ एजुकेशन के बारे में बात करें या पर्सनल केयर के बारे में बात करें, तो उनका भी जो स्टैंडर्ड है, या ये आराम से एक लाइन में समझ लो, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। यस, जीवन प्रत्याशा की उच्च नहीं, जीवन प्रत्याशा तो स्टैंडर्ड ऑफ जीवन शैली, उच्च जीवन शैली, उच्च जीवन शैली, हाँ उच्च जीवन स्तर लगा लो, शैली लगा लो, ठीक है। तो विकसित अर्थव्यवस्था में ये चीजें देखने को मिलेंगी। विकासशील से हम सभी भली भांति, यानी कि इसमें विकसित देशों में कह सकते हैं कि उच्च दर वाले, मतलब जो उच्च स्तर के लोग होंगे वो इसमें मिलेंगे। लो डेफिनेशन लिखी लो। विकसित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है, ये पॉइंट बता दिए, वैसे इसी से बना के डेफिनेशन लिखनी है। विकसित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जहां प्रति व्यक्ति आय अधिक एवं उच्च जीवन स्तर होता है। प्रति व्यक्ति आय अधिक एवं उच्च जीवन स्तर होता है। इस अर्थव्यवस्था में लोगों को बेहतर शिक्षा, इस अर्थव्यवस्था में लोगों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बुनियादी सेवाएं, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बुनियादी सेवाएं, बुनियादी सेवाओं कर लेना, बुनियादी सेवाओं के साथ सामाजिक सुरक्षा भी उपलब्ध करवाई जाती है। सामाजिक सुरक्षा भी उपलब्ध करवाई जाती है। सामाजिक सुरक्षा का मतलब यहां समझ रहे हैं आप या बताने की जरूरत है? सामाजिक सुरक्षा का मतलब समझ रहे हैं यहां या बताने की जरूरत है? सामाजिक सुरक्षा का मतलब है कि हम जब जहां जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहां पे हमारे राइट्स प्रिजर्व हैं या सिक्योर हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे फंडामेंटल राइट, इन केस ऑफ वायलेशन हम कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ा सकते हैं, तो वो हमारी सामाजिक सुरक्षा है। कोई हमें डिफेम करने की कोशिश करता है तो उसके अगेंस्ट हम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है, ये सामाजिक सुरक्षा है हमारी। ठीक है, विकासशील हम लिख सकते हैं, इससे भली भांति वाकिफ हैं। अगर इसका और इसका कंपैरिजन करा जाए तो इसके कंपैरिजन में क्या होगा, ये उद्योग आधारित नहीं होगी विकासशील, मेजरली ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होती है विकासशील। विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण लेंगे, जैसे रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया। चाइना तो इंडिकेट करता है अपने आप को कि विकासशील देशों में इंडिकेट करता है, आज भी रीजन है उसका, जापान, जर्मनी का, चाइना अभी भी ये नहीं कहता। तो चाइना को छोड़ के हम अपने पास यूएसए है, अच्छा रशिया है, जापान है, जर्मनी है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, इसका एग्जांपल हम डाल सकते हैं इसमें। लिख लो आगे, विकासशील अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जहां
प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम का मतलब है कि विकसित देश से बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अपेक्षाकृत कम, गरीबी और बेरोजगारी अधिक, तथा कृषि निर्भरता अधिक होती है। गरीबी व बेरोजगारी अधिक एवं कृषि निर्भरता अधिक होती है। आधारित अधिक होती है, परंतु इस अर्थव्यवस्था में तकनीकी विकास एवं उद्योग और सेवाओं का विकास तीव्रता से हो रहा होता है। उद्योग और का विकास तीव्रता से हो रहा होता है। ठीक है जी, यहां से इसको आप आराम से समझ सकते हो। अविकसित क्या होगा? जहां पे कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होगी। इसमें बस एक ही चीज आपको हाई देखने को मिलेगी, गरीबी और बेरोजगारी। गरीबी बेरोजगारी, अगर गरीबी और बेरोजगारी होगी तो अपराध इनडायरेक्टली एक इससे कोरिलेट करेगा, अपराध ज्यादा होगा ही होगा। कल उसका वीडियो देख रहा था मैं, ठीक है। विकासशील में आप एग्जाम्पल लिख सकते हो अपना, क्या बोलते हैं, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान को तो कहीं मत लिखो वैसे आता विकासशील में ही है पाकिस्तान भी। हाँ, ब्राजील कर ले, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, लगभग उसकी अफ्रीकन कंट्री लगभग आ जाएंगे। अफ्रीका की अविकसित मानगी भाई। ठीक है। अविकसित में एक लाइन में लिख लो बेशक से कि जहां पे अविकसित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां पर गरीबी और बेरोजगारी अधिक एवं गरीबी बेरोजगारी अधिक एवं संसाधनों का उपलब्धता न्यूनतम होती है। इन अर्थव्यवस्थाओं में प्राय शिक्षा और व्यक्तिगत कुशलता की भी कमी पाई जाती है। शिक्षा एवं व्यक्तिगत कुशलता में भी कमी पाई जाती है। उसके बाद आते हैं वैश्विक रिश्तों के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को अगर बांटे हम तो दो प्रकार की अर्थव्यवस्था है, खुली अर्थव्यवस्था और
बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है जहां पे फॉरेन जो ट्रेड है हमारा एग्जिस्ट करता है, और बंद अर्थव्यवस्था वो होती है जहां पे फॉरेन ट्रेड नहीं होता। एक देश व्यापार करने की अनुमति, हाँ, वैश्विक व्यापार की उपस्थिति किसी भी अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था यानी कि लिबरल अर्थव्यवस्था बनाता है, और फॉरेन व्यापार की, वैश्विक व्यापार की अनुपलब्धता या मतलब अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको बंद अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल देता है। अगर इसमें बात करें तो जो इंडिया की कंडीशन थी 1947 से 1991 तक, इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी। एग्जैक्टली अपनी इकोनॉमी जो है वो थी बंद अर्थव्यवस्था। 1947 से 91 तक हमारी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था थी। जो यूएसए ने वो अनाज दिया था और वो जो फर्टिलाइजर वगैरह दिए थे, बीज दिए थे, वो इसी के करके दिए थे, ये खोल अपनी तब हम देंगे आपको, तब उनको लगा तब ये ठीक है, आगे वाले क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको एक एक लाइन में समझ लो, फिर एक वो पॉइंट करेंगे कि जहां पे क्लब कैसे करती हैं अर्थव्यवस्थाएं। एफडीआई वगैरह एफडीआई आ गया है ना। एफडीआई जो है खुली अर्थव्यवस्था के पार्ट है, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अगर वो आ रहा है तो फॉरेन ट्रेड के थ्रू ही आ रहा है वो बाकी सेपरेट है, कैपिटल मार्केट में हम उनको पढ़ेंगे। क्योंकि अभी चैप्टर बहुत रह रहा है, मतलब अपनी अर्थव्यवस्था इतना कोई लिखने वाला इसमें है नहीं। देखो, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वहां होगी जहां पे मेजोरिटी ऑफ जो पीपल हैं वो एग्रीकल्चर बेस्ड होंगे। एग्रेरियन इकोनॉमी उसे ही कहा जाता है जहां पे 60% या 60% से अधिक जनसंख्या जो है वो कृषि व्यवसाय पे, कृषि और अलाइड एग्रीकल्चर जो वो प्रोफेशंस होते हैं, मालिक खाली कृषि को सिर्फ खेती मत कंसिडर करना है यहाँ पे, जो इसके साथ और भी जुड़े हुए जैसे पशुपालन है, मछली पालन है, कपास उत्पादन है, जितना भी खेती से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है, तो जो अर्थव्यवस्था इस पे आधारित है तो वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। उसके बाद आती है हमारी उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था। उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था होती है जहां पे कच्चे माल को बेसिकली इंपोर्ट किया जाता है और फाइनल गुड्स वहां से दी जाती है। जैसे अगर बात करें 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो इंग्लैंड की इकोनॉमी थी, जिसके कारण से उन्होंने भारत में आने का जरिया बनाया था, तो ये उनकी उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था थी। सेवा आधारित वो होती है जिस इकोनॉमी में सेवाओं का मैक्सिमम जो है एक्सपोर्ट किया जा रहा है। जैसे इंडिया आज प्रेजेंट सिनेरियो में एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बनता जा रहा है, क्योंकि हमारी सर्विसेज जो हैं वो हम मैक्सिमम एक्सपोर्ट कर रहे हैं आज देशों को, चाहे उसमें बैंकिंग हो, चाहे शिपिंग हो, चाहे एयरलाइंस हो, चाहे मेडिकल हो, और चाहे टीचिंग सर्विसेज हो हमारी, तो ये हम मैक्सिमम अपने देशों को दे रहे हैं, जिसके कारण से हमें रेमिटेंस आती है, एनएफआई आ रहा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ रही है। ठीक है, तो ये इन 3 टाइप का होता। अब इनको एक क्लब करने का एक है कि कौन सी चीज कैसे वो होती है। अगर एक लाइन में डिफाइन होना, देखो पूंजीवादी के कुछ ऐसी चीजें थी जो हमने बात करी कि जहां पे जो क्या होगा, लिमिटेड होगा, रिसोर्स का जो है रिसोर्स प्रोडक्शन रिसोर्स डिसीजन है वो कम लोगों के हाथ में होगा। उसकी दूसरी खासियत यह है कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहां एग्जिस्ट करेगी, जो कि विकसित होगी। ठीक है, और विकसित जो देश होंगे वो जाहिर सी बात है कि वो खुली अर्थव्यवस्था होगी। कोई भी विकसित देश बंद अर्थव्यवस्था के साथ विकसित देश नहीं बन सकता। अब अगर वो खुली अर्थव्यवस्था है तो वो किस पे डिपेंड करेगी, आपका इस पे और इस पे डिपेंड करेगी। खुली अर्थव्यवस्था कभी भी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था नहीं होगी। एग्जांपल के लिए आप यूएसए को देख लो, यूएसए इज नॉट अ एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, रशिया इज नॉट अ एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। रशिया और किस पे आधारित है, उद्योग पे, और उद्योग भी कौन सा, आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अगर यूएसए की आप जीडीपी उठा के देखोगे तो उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी आर्म्स एंड एम्यूनेशन जो सिक्योरिटी जो इक्विपमेंट हैं वो होते हैं। सेम कहानी रशिया की है। ठीक है,
एक क्लॉज समझ में आ गया कि अगर कोई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो वो विकसित होगी, और विकसित होगी तो वो खुली अर्थव्यवस्था होगी, और खुली अर्थव्यवस्था बनेगी इन दोनों के कारण। अब आ जाते हैं हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को समझ लो पहले। मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी तो वो एक कंडीशन में हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ वो विकासशील होगी। बहुत कम चांसेस है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कोई है वो विकसित अर्थव्यवस्था मिलेगी आपको। एक्सेप्शन है यहां पे इंग्लैंड की इकोनॉमी, ब्रिटेन की इकोनॉमी विकसित इकोनॉमी है, लेकिन वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। लेकिन उसमें मेजॉरिटी ऑफ चीज क्या है कि जो पहले मिश्रित अब बनी है, उससे पहले वो उद्योग बेस्ड थी, विकसित थी और पूंजीवादी थी, जब तक क्वीन का राज था। तो प्रेजेंट सिनेरियो में अगर बात करें, विकसित है, विकासशील होगी, या ये हो सकती है, चांसेस 90% तक इसके ज्यादा है कि ये वाली अर्थव्यवस्था होगी, 10% चांसेस है ये होगी, लेकिन ये क्या होगी, शर्त ये खुली अर्थव्यवस्था होगी, और ये इन तीनों में से कोई भी हो सकती है। लेकिन ज्यादा चांसेस हैं इसके, सिर्फ 10% चांसेस हैं, इसके चांसेस हैं आपके 50% और 40% इसके चांसेस हैं कि कोई भी विकास मिश्रित अर्थव्यवस्था है जो विकासशील है, वो 40% उद्योग आधारित होगी, 50% सेवा आधारित होगी और 10% कृषि आधारित होगी। इंडिया के एक्सेप्शन में थोड़ा सा अलग सिनेरियो है। अगर इंडिया की बात करें तो लगभग 35% हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड है, मैन्युफैक्चरिंग में हमारा और कम है, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग में इससे ज्यादा है लगभग 50%, और सर्विसेज में नहीं, डाटा गलत कर 53, और ये इसका रह गया 88, लगभग 12% उद्योग है हमारे पास। ठीक है, ये इस तरह से अर्थव्यवस्था, जो अलग अलग प्रकार की अर्थव्यवस्था है, एक दूसरे के साथ यहाँ आके ऐसे लिंक अप कर रही है। इससे हालांकि कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है इससे, लेकिन एक दो पीवाईक्यू में इस तरह का पूछा गया है कि वर्किंग कैपिटल है। एक क्वेश्चन है 2023 में था शायद, कि यूएसए के अगर बॉन्ड गिर जाते हैं तो क्या यूएसए अपना लोन पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था 22 के, पता नहीं 23 के पीवाईक्यू में है। क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे जब देख लेंगे। ठीक है, हो गए, कर दूं आप इसको। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो हर अर्थव्यवस्था में अभी तक एग्जिस्ट कर रहे थे। द्वितीयक क्षेत्र जो है किससे, आपका उद्योग या निर्माण से संबंधित है। तृतीयक क्षेत्र जो है सेवा से संबंधित है। अब यहाँ पे जो चतुर्थ और पंचम सेक्टर ऐड होते हैं, इनको बोलते हैं हम 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी के जो हैं वो ये दो सेक्टर हमारे ऐड होते हैं, चतुर्थ और पंचम, जो की है हमारा नॉलेज को क्या कहेंगे, ज्ञान आधारित, हाँ बुद्धिजीवी, बिल्कुल सही शब्द। और पंचम में आ गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की जो होती है, या हाई लेवल डिसीजन मेकर, प्रशासनिक एवं निर्णय करता। जैसा कि नाम से स्पष्ट है हमारे इन क्षेत्रों के बारे में, जो प्राथमिक क्षेत्र है वो कृषि आधारित है। कृषि आधारित का मतलब है यहाँ पे कृषि एवं ऐसे साधन जो भूमि से निकाले जाते हैं।
यानी कि प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्रोडक्शन कौन सा, भूमि यानी कि एक प्राकृतिक संसाधन है, उसका प्रयोग करके जो हमारे प्रोडक्शन किए जा रहे हैं वो सारे हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहां लिख सकते हैं, कृषि हो गया एक, कृषि एवं पशुपालन, खुदाई, माइनिंग, खुदाई होता है ना मेरे ख्याल से, माइनिंग, खनन, खनन हो गया, और इसमें क्या आ गया, वन लगाना मतलब फॉरेस्ट्री जिसको बोलते हैं, वन रोपण, वनोरोपण, सिंपल लिख लेना वन रोपण, एफॉरेस्टेशन लगा लो या, और क्या हो सकता है इसमें, नॉर्मली फॉरेस्ट्री को नहीं, फिशरी हो गया, एक फिशरी और लिख लो, पालन, ठीक है, या बागवानी भी इसका ही पार्ट है, सब्जी उत्पादन, कुछ भी, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जो प्राइमरी सेक्टर में। बेसिकली इतना याद रखने वाली चीज ये है कि ऐसे तो एग्जांपल इतने होंगे, सारे तो नहीं रहेंगे। कृषि एंड एसोसिएटेड, एग्रीकल्चर एंड अलाइड जितने भी कारोबार होंगे वो सारे हमारे आएंगे प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र उत्पादन या निर्माण से संबंधित है। अब यहां से एक चीज याद रखना, यहाँ पे प्राथमिक सेक्टर की इंपॉर्टेंस कैसे सेकेंडरी सेक्टर के लिए आती है। इनका काम क्या है, कच्चे सामान को फाइनल यानी अंतिम वस्तु उत्पादन या उपभोग वस्तुएं बनाना। कच्चा माल यहां से आएगा, उसको फाइनल प्रोसेस करेंगे और फाइनल गुड्स बना देंगे ये। ठीक, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होंगी, चाहे वो आयरन स्टील वाली है या कंप्यूटर बनाने वाली है या मोबाइल बनाने वाली है, हीटर बनाने वाली है, कपड़े बनाने वाली है, कुछ भी है, वो सारी सेकेंडरी सेक्टर में आएंगी हमारी। उसके बाद आता है हमारा तृतीय क्षेत्र, सेवा आधारित। सेवा आधारित कैसे, अब यहां अब इन ये काम करेगा इसके लिए भी और इसके लिए भी। इन दोनों भाइयों को, इन दोनों सेक्टरों को कुछ भी काम करना है तो इसकी सहायता लेनी पड़ेगी। कैसे लेनी पड़ेगी, इसने कच्चे माल का प्रयोग करके पक्का माल बनाया, पक्का माल बेचेगा कहाँ, बाजार में, बाजार में सामान पहुंचाएगा कैसे, क्या लेगा, ट्रांसपोर्ट सर्विस लेगा इससे। ठीक है, इसने कृषि करी, गेहूं उगाया, अनाज उगाया, उसको ऐसा तो है नहीं कि भाई कई किले उगाए तो सारे का सारा खुद खा लेगा, सेल्फ कंज्यूम करेगा, मार्केट में भी तो जाएगा वो, तो मार्केट में जाने के लिए ट्रैक्टर ट्रैली चाहिएगा। खुद का भी है तो खुद का है तो पेट्रोल वगैरह तो खरीदेगा कहीं से, टैक्स तो देगा, सेवा तो फिर भी देनी पड़ रही है इसको। और जो सबके पास ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं भी है तो क्या करेगा, यहाँ से ट्रांसपोर्ट सर्विस लेगा। अब एग्जाम्पल और ले लेते हैं, बैंकिंग सर्विस है, हमें लोन की जरूरत है या किसान को लोन की जरूरत है, कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा बैंक से पैसे लेने के लिए। इसको पैसों की जरूरत है, ये बैंकिंग सेवा लेगा। किसान बीमार पड़ गया, पशु बीमार पड़ गए, मेडिकल फैसिलिटी फिर से इसके पास आ जाएगा लेने के लिए। तो ठीक है, बेसिकली इसमें क्या है, सारी सेवा उद्योग है और ये प्राथमिक यानी फर्स्ट सेक्टर और सेकंड सेक्टर को सर्व करता है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है, कोई समस्या नहीं होगी। अभी तक हमने बचपन से हम यही तीन चीजें पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। अब थोड़ा सा ट्विस्ट आता है यहाँ पे, 21st सेंचुरी में आके इस चीज को रियलाइजेशन करा गया कि जो हमारी नॉलेज और इंटेलेक्चुअलिटी के साथ काम किए जा रहे हैं उनको सेवाओं के साथ क्लब नहीं किया जा सकता। वो सेवाएं तो दे रहे हैं लेकिन उनको पूरी तरह से सेवाओं के साथ नहीं माना जा रहा है, क्योंकि उसमें सेवा और प्रोडक्ट दोनों का प्रयोग करना पड़ रहा है उनको। तो इसके लिए हमने एक नए सेक्टर को डिफाइन किया गया, जिसको हमने चतुर्थ सेक्टर या क्वाटरनरी सेक्टर बोला, जिसको हमने, जिसमें हमें नॉलेज बेस्ड
या इंटेलेक्चुअलिटी बेस को काम करा गया। और इसमें बेसिकली क्या आता है हमारा अनुसंधान, शिक्षा, संस्कृति, जो इन चीजों से रिलेट करेगी। अनुसंधान में आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट देख लो, जो हमारा स्पेस स्टेशन है, इसरो है, उसमें ऐसा नहीं है कि आज कल सोचा और आज लॉन्च कर दिया। एक सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए बहुत सारा रिसर्च वर्क करना पड़ता है, बहुत सारे ट्रायल एरर एंड ट्रायल मेथड यूज किए जाते हैं, तो वो सारा R&D का पार्ट है। उसके बाद शिक्षा जो है, शिक्षा में जो आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं 2020 में, तो ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में मीटिंग हुई और बैठ के डिसीजन ले लिया होगा। उस पे बहुत सारे टाइम का डेटा और फैक्ट को एनालाइज किया गया होगा, तब जाके वो चीज निकलती है। संस्कृति जो हमारी क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी भी हमारे उसको संस्कृति को, कल्चर को बचाने के लिए आज आह्वान दे रहे हैं, तो उस कल्चर को बचाने का क्या फायदा होगा, या उस कल्चर को कैसे प्रिजर्व किया जाएगा, उस कल्चर से अल्टीमेट बेनिफिट क्या होगा, उन सब एस्पेक्ट को सोचने का जो काम है वो इस वर्ग के पास काम है, और ये वर्ग में जो लोग एसोसिएटेड हैं उनका ये काम है। पंचम सेक्टर जो मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर है, यानी कि प्रशासनिक एवं निर्णयकर्ता, इसमें जो हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं, जिनके डिसीजन सरकार और मतलब पूरे देश की जनता को प्रभावित कर सकते हैं, वो लोग इसमें एग्जिस्ट करते हैं। हम लोग जिस चीज के लिए कोशिश कर रहे हैं, अगर कल हम उस चीज को ज्वाइन करते हैं तो इस सेक्टर में हम काम करेंगे।